हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आज 10 तारीख है और एक दिन बीच में 12 तारीख को हमारे केस की सुनवाई है। हम ये मान करके बैठ गए कि हमारा अपडेशन होगा। चलो, अपडेशन हो जाएगा। तो आखिरकार जो अपडेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा किस तरीके से? अब यहाँ सब कन्फ्यूज्ड है। हमारे 35/1 में एक अपेंडिक्स दे रखी है और उससे अपडेशन कैलकुलेट कर रखा है। उसे हम स्लैब बेस्ड कहते हैं। बताऊंगा स्लैब बेस्ड क्या है। 2019 में आरबीआई का अपडेशन हुआ। पैसा 2019 से मिला, अपडेशन होगा 2012 से हुआ। उनके लिए एक फैक्टर दे दिया गया कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो और अपनी पेंशन निकाल लो। तो दूसरा हो गया आपका कौन सा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आरबीआई लाइन पे है और स्लैब बेस्ड फैक्टर आपके अपेंडिक्स 1 में जो 35/1 में दे रखे उसके आधार पे है। ठीक है। और दोनों के दोनों अपडेशन की ओर लेकर के जाते हैं। वो भी ठीक है। अब जब हम दोनों चीज़ों को देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ रही है कि यदि हमें 35/1 के हिसाब से मिलता है तो हमें 1986, 87, 88 मतलब वहाँ से जहाँ से ये लागू हुआ है वहाँ से लेके आज तक के हमें एरियर मिलेंगे। और यदि आरबीआई लाइन पे होता है तो हम सोच के बैठे वो 2019 में हुआ था तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका केस लड़ रहे हैं। ये हमारी धारणा है। लेकिन दोस्तों, मोहन साहब का जो मैंने राइटअप देखा तो उन्होंने बड़ी ही माइन्यूटली चीज़ों को बताया। वो कहते हैं कि 2 प्रकार के मेथड है हमारे पास। एक है आरबीआई फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसमें आपको पता है 2.44, 1.63, 1. ऐसा प्रकार के लेटर निकला हुआ है और उसमें फैक्टर दे रखा है, उससे अपडेशन होगा। हमारा है अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला स्लैब बेस्ड सिस्टम में। उसमें दे रखा है 50%, 45% और 40%। इस प्रकार दे रखा है। अब फॉर्मूला तो ये भी है वो भी, और दोनों को दोनों अपडेशन की ओर लेके जा रहे हैं। अब लागू कौन सा हो? इसमें यह भी नहीं है कि आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से होगा ना, आरबीआई से होगा तो वो 1986 से नहीं होगा, क्योंकि आप उसे अपना सकते हो। और 1986 नहीं, 1987 से अपना लो, 88 से अपना लो, वर्तमान में अपना लो, कभी अपना सकते हो उसको आप। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहीं से लागू होगा। और ये जो आरबीआई का फॉर्मूला है उन्होंने 2012 से अपना है, उससे पहले से अपना लो। इसका मतलब ये होगा फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। यदि आरबीआई फॉर्मूला अभी आता है और मतलब कोर्ट का आदेश आता है तो इनको पीछे से भी आरबीआई फॉर्मूला से मल्टीपल फैक्टर से आपको अपडेशन करना पड़ सकता है। एक बात और मान लीजिए ये स्लैब बेस से करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पीछे से करेंगे, ये 2019 से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा हमारा कन्फ्यूजन बैठा हुआ है। ये 2 प्रकार के जो अपडेशन है दोनों के दोनों यूज किए जा सकते हैं और किस में कम खर्चा आएगा स्वाभाविक सी बात है आईबीए उसके लिए जाएगा। तो यह आपको बात समझ में आ गई कि पहले तो अपेंडिक्स 1 का देख लेते हैं, फिर आरबीआई का तो सीधा सीधा है, कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं बैंक पेंशन अपडेशन के 2 प्रमुख तरीके हैं, तो स्लैब आधारित प्रणाली और एक है आरबीआई का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और ये मोहन साहब ने अपने आर्टिकल में दे रखा है। ठीक है। बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत मांग रही है। समय के साथ वेतन संरचना में कई संशोधन हुए परंतु पुराने पेंशनरों की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य 2 तरीके चर्चा में रहे हैं। स्लैब आधारित प्रणाली 35/1 और के स्लैब आधारित प्रणाली 35/1 के अनुसार तो आरबीआई द्वारा अपनाई गई मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रणाली। आरबीआई भी अपना सकता था, इसको नहीं अपनाया उन्होंने। अब कहते हैं स्लैब आधारित प्रणाली, स्लैब बेस्ड जो सिस्टम है वो क्या है? ये तरीका बैंकिंग उद्योग में मूल द्विपक्षीय समझौते 35/1 भावना के अनुरूप माना जाता है। इसमें पेंशनर की विभिन्न स्लैब में विभाजित कर अपडेशन किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, इनकी विशेषताओं में छुपा हुआ है इनका असली काला वो जादू। देखना क्या होता है। पेंशन को अलग अलग राशि के स्लैब में बांटा जाता है, जैसे ये बांटा हुआ है मैंने।
5,000 से लेकर 25%, 5,000 से 10,000 तक 20%, 10,000 से 15%, 15,000 से ऊपर 10%, ये स्लैब में बांट दिया। इसका मतलब ये होगा जिसकी ज़्यादा पेंशन है, उसकी ज़्यादा एम्यूलमेंट से उसको पेंशन कम हो जाएगी, सीधा मतलब है। प्रत्येक स्लैब पर निर्धारित प्रतिशत या राशि के अनुसार वृद्धि दी जाती है, आपको दे रखी है। इससे कम पेंशन वाले पेंशनरों को अधिक राशि मिल जाती है। अब इसमें यही होता है कि जिसकी बेसिक पे कम है उसको ज़्यादा राशि मिल जाएगी और उसकी ज़्यादा से कम राशि मिलेगी। और ये प्रणाली सामाजिक न्याय संतुलन के सिद्धांत, और ये माना गया कि यह सामाजिक न्याय है। यानी एक डीजीएम या जनरल मैनेजर की जो बेसिक पे है उसको जब एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाएगी तो 25% की जगह उसे 10% मिलेगा, और इससे सामाजिक न्याय प्रणाली हो गई। मतलब उसको कम मिला और उसके नीचे वालों को उसके बराबर आ गया, तो वही क्या सामाजिक न्याय प्रणाली हो गई। थोड़ा सा आप करने, लेकिन दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ ये बेवकूफ़ बनाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। यानी मेरी ही पेंशन काट करके, मान लो मैं जनरल मैनेजर हूँ, मेरी अच्छी खासी बेसिक पे मेरी ही पेंशन काटोगे और तुम ऊपर वालों को दोगे, नीचे वालों को दोगे। भाई अच्छा तुम्हारा सामाजिक न्याय प्रणाली है तो मतलब मेरी पेंशन काट के, मतलब 25% की जगह तुम मुझे 10% दोगे, यहाँ 15% काट लोगे और मेरी जो 15% काटोगे उसको आप नीचे वालों को दे दोगे। तो इसका मतलब ये होगा स्केल 1 से लेकर के और स्केल 7 तक के जितने भी अधिकारी हैं उनकी तो अच्छी खासी वो है। और दूसरा आपके जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी उसकी अच्छी खासी सर्विस हो गई है, 30 साल 35 साल उसकी भी अच्छी खासी बेस पे है। लेकिन जो जिसकी ज़्यादा बेसिक पे नहीं बढ़ी है, बस इनकी काट करके तुम उनकी पूर्ति कर दोगे और उसका नाम दोगे आप क्या, सामाजिक न्याय संतुलन का सिद्धांत माना जाएगा, आर्टिकल 14। वह क्या यार चीज़ निकाली है तुम लोगों ने। ये है बेटा स्लैब बेस्ट आपका। और यदि ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर के आधार पर है तो कोई भी ये स्लैब नहीं लगेगा, सीधी फ्लैट है। यानी जीएम की जो बेसिक पे जीएम के हिसाब से मिलेगी और नीचे वाले को नीचे मिलेगी। ऐसे वहाँ सामाजिक सिद्धांत नहीं रहेगा, मतलब एक की काट करके तो दूसरों को दोगे, मतलब सामाजिक संतुलन भी होगा, न्याय भी हो गया। और दूसरा जब फैक्टर लगाओगे तुम्हारे, अब आप देख लीजिए आप किससे चाहते हो, आप आरबीआई फैक्टर से चाहते हो या आप अपने स्लैब बेस्ड सिस्टम से चाहते हो। एक और बात बता दूं मैं आपको, मोहन साहब ने बताया कि हमारे उसमें देख रखा है पेंशन और एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये एडिशनल पेंशन क्या है? एडिशनल पेंशन यही है जो हमारा स्लैब बेस जो निकला हुआ है, इसको स्लैब बेस को निकाल करके कुछ डीए वगैरह को जोड़ करके और उसमें पेंशन में जोड़ा जाता है। ये है एडिशनल पेंशन। और एडिशनल पेंशन कुछ भी नहीं है बैंक का। अदरवाइज एडिशनल पेंशन होती है 80 साल में 20%, 45 साल में, 90 साल में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमको ऐतराज नहीं है। अब चलते हैं हम, इस प्रकार कम पेंशन वालों को आर्थिक असमानता का कम मिलती है। आरबीआई का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दूसरी प्रणाली रिजर्व बैंक में लागू की गई। इसमें प्रत्येक पेंशन की मौजूदा पेंशन को निश्चित गुणांक से फैक्टर कर दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, सबकी पेंशन एक समान होती है, स्वाभाविक सी होगी। पेंशन की नई राशि पुरानी पेंशन निर्धारित फैक्टर से की जाती है। गणना सरल होती है और प्रसार रूप से लागू करना आसान है। अब सीधी सी आती बात है, जो निकाल रखा है इनका क्या नाम है, आरबीआई का फैक्टर दे रखे, अपनी पेंशन निकाल लो, कोई भी निकाल सकता है। 2 फैक्टर हो गए आपके। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, ये 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी की मिनट्स आ गए, ड्राफ्ट बन गया, उसके बाद इनकी मीटिंग क्यों हुई? आ तो गया था आपका क्या नाम है रेगुलर 56, आपका 35 मेंबर आ गया था, अच्छा खासा था, अपडेशन दे रखा था। फिर आपको ये कहाँ कहने की जरूरत पड़ गई कि अपडेशन शैल बी डन ऑन द लाइन ऑफ द आरबीआई। कोई चतुर किस्म का ऑफिसर वहां बैठा हुआ था, वो इस कमी को जानता था कि यदि स्लैब बेस्ड प्रणाली से हमको पेंशन मिलेगी तो हमारी कम मिलेगी, इसलिए वो उसको भी डलवा गए। और किस में डलवा गए? मिनट्स में अप्रूव करा के। हालांकि उसका जगह यहाँ नहीं मिली, उसमें रेगुलेशन में मिले या नहीं मिले, क्योंकि इनका जो एग्रीमेंट और जो आप इनका जो आया है क्या नाम है BPR 995, इसके बीच जो कुछ भी हुआ है वो सारा का सारा एक लीगल बाइंडिंग सेटलमेंट है, उसको इधर उधर नहीं कर सकती है, इसलिए उसको भी जन्म देगा आरबीआई लाइन। अब मेरे हिसाब से तो आपकी जो पेंशन है और खास करके जिनको ज़्यादा बेसिक पे है, केवल और केवल आरबीआई का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे फायदेमंद है।
आप ये मत सोचना कि आरबीआई का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो ये क्या नाम है आपको 2019 से पेंशन देगा, इसको पीछे से भी दे सकते हैं, वहां से फैक्टर निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका ये कोई ईयर देंगे। और यदि आपको इस स्लैब बेस भी पीछे से करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ईयर देंगे। स्लैब बेस्ड को ला करके 2019 से लगा सकते हैं और वर्तमान से भी लगा सकते हैं, 2026 से, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देखेंगे केवल और केवल कि मतलब फायदा किसमें है। तो ये आरबीआई के सिद्धांत पे हम जो मांग रहे हैं कि आरबीआई की लाइन पर तो सीधा सीधा ये है कि भैया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालो और आगे आने वाले बेस सेटलमेंट में उसको लगाओ, इसलिए समस्या के लिए हमेशा ख़त्म करो। अदरवाइज स्लैब बेस्ड सिस्टम तो हमेशा आपको मुसीबत में डालता रहेगा। और जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला सिस्टम है, जैसे ही बेस सेटलमेंट आएगा एक फैक्टर निकलेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का निकलता है, आपकी बेसिक भी अपडेट हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ शायद आप समझ जाएंगे कि किस में फ़ायदा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्लैब बेस लगेगा पीछे से लगेगा और आरबीआई लगेगा पीछे से लगेगा, दोनों पीछे से लगते हैं और दोनों बाद में से लग सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिसाइड करेगा कोर्ट पे और मतलब आरबीआई क्या कहता है और बैंक के वहाँ क्या कहते हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।